हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 3। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अभी हमारा एडुटेरिया का ही करंट कॉन्सेप्ट जो आता है ना, जिसको जनवरी फरवरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और मार्च का भी 1-2 वीडियो आ गया है, अप्रैल का भी 1-2 वीडियो है और मई का भी 1-2 वीडियो है। तो जो नहीं अपलोड हुआ वो मैं अपलोड जल्दी ही करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समर्पण टेस्ट सीरीज जो 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें आज ना एंसेंट हिस्ट्री होगा। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री होगा। 2 टेस्ट था मॉडर्न हिस्ट्री का, एक एंसेंट और एक मेडिवल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण का संबंध किस कालखंड से है। तो माइक्रोलिथ एम से लिखा हुआ है, माइक्रोलिथ और लघु है तो हम लोग डायरेक्टली एम से माइक्रोलिथ और एम से मध्य पाषाण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य पाषाण से है। ठीक है, और माइक्रोलिथ उपकरण में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, और इसमें पहला पूछ रहा है कि आप सही कथन पूछ रहा है। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिला है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी में नहीं मिला है। पहला साक्ष्य आपको नर्मदा नदी के पास मिला है फ्रेंड्स। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो नर्मदा घाटी में मिला है, न कि सिंधु में। और जो नर्मदा घाटी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है, आधे ऐतिहासिक काल का तथ्य पर उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि आधे ऐतिहासिक में ये है ना कि उन लोग को लिखने तो आता था, लेकिन अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आधे ऐतिहासिक बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट सामग्री और खोज करता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, तो इसका भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि जो भी ये चीज़ें है ना, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ ही गए होंगे, राइट। और अब एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो वेल एंड गुड। और ये जो एंशिएंट के लिए ना आप लूसेंट भी अगर कवर कर लेंगे और एक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, जो 11th वाला है प्राचीन भारत करके, तो वो कर लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एशियन से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। एशियन से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना तो बिहार से आता है, जो कि बिहार में हमारा बिहार में तो ही जो लोकतंत्र की जननी जो बज्जी है और फिर मगध है, ये सारे कुछ बिहार में ही है ना, तो वो चीज़ हम लोग बिहार स्पेशल में भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भीमबेटका शैल चित्र किसने खोजा है। तो भीमबेटका शैल चित्र डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जीते हैं, देखे मतलब खोज किए हैं। पुरापाषाण कालीन औजार रॉबर्ट ब्रूस। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण किसने किया है। तो ये C.L. काइयल। और भारत में पहली बार शैल चित्र की खोज किसने की है। तो आर्कीवोल्ड क्लाइल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सिर्फ याद ही कर लेना है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चावल की प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये कोल्डिहवा में प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। और भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में मिला था। लेकिन ये कृषि बोल रहा है ना कि चावल बोल रहा है, अगर चावल यहाँ पे बोलेगा ना तो कोल्डिहवा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार कीजिए। और इसमें लिखा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन है। तो लोथल है और सुतकोटदा है, जो दोनों गुजरात में है। तो ये दोनों आंसर सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, मतलब सी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में किसने की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। आपको ये PYQ में बहुत बार मिल भी जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित हुआ कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दिया है। तो कौन सा स्थल है फ्रेंड्स, तो ये धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। और धौलावीरा को कब किया गया था, तो 2021 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और धौलावीरा का उत्खनन कौन किया था? तो ये किए थे जेपी जोशी, जो 1967 से 68 में किए थे, तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे 90 से 91 में किए थे। और ये धौलावीरा किस नदी के किनारे? तो ये आपका लूनी नदी के किनारे। जो लूनी नदी क्या होता है ना कि कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बनता है ना कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में कहीं उसकी निकासी नहीं है? तो लूनी नदी समुद्र में नहीं कहीं मिलता है, वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के स्थल और अवस्थिति, ये देख लेते हैं। तो लोथल कहाँ है? तो लोथल अभी हमने जस्ट ने देखा था कि लोथल गुजरात में है, तो इसका हो जाएगा ए का 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे इजी उपाय वो ये होता है ना फ्रेंड्स कि जो आपको पहले आता है पहले उसको मैच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे मैच करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो पता चल ही गया कि लोथल का है 3, तो इसका आंसर होगा ये और ये है। तो ए का डायरेक्टली ए का 3 तो बी का 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर नहीं भी आता होगा तो भी बाय डिफॉल्ट बी का 1 होगा। मतलब चाहंदुड़ो तो सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाबशहर है। मोहनजोदड़ो कहाँ हुआ? तो मोहनजोदड़ो हो गया इस सिंध प्रांत पाकिस्तान का लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा, तो कालीबंगा हो गया राजस्थान, जो हम लोग को बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। कालीबंगा मतलब क्या होता है? काला बैगन, मतलब बैगन इन द सेंस बाला होता है। ठीक है ना, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है कथन कारण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः धान चावल की खेती से परिचित है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के सभी स्थलों पर चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर सभी बोल दिया ना फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, सभी या केवल, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो अक्सर आप ध्यान रखिएगा वो डाउटफुल में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, सभी नहीं बोल सकते इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, चावल का जो साक्ष्य मिला है, धान का जो साक्ष्य मिला है ना, गुजरात में रंगपुर और लोथल से मिला है चावल के साक्ष्य, ना कि सभी स्थलों पे मिला है। इसलिए सेकंड गलत हो गया, पहला सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के लोग सीसा आयात किस देश से करते थे? तो सीसा आयात ईरान से करते थे, ध्यान रखिएगा। और सोना कहाँ से लाते थे? सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा ओमान, बलूचिस्तान, खेतरी राजस्थान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। और शीशा ओनली ईरान से लाते थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विचार करना, सही कथन को चुनना है। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे, तो बिल्कुल गलत। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेशवृद्धि सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा से नतर्की एवं कांसे की मूर्ति मिली, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हड़प्पा से नहीं, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। और सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि घोड़े का जो समस्या है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है। ठीक है, लेकिन अब जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी एग्जाम है ना, उसको घोड़े को एक्सेप्ट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। तो घोड़े सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित थे। सुतकोददा और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो अभी एग्जाम में, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये पूछ लिया था कि घोड़े से परिचित है कि नहीं। तो यस, सैंधव सभ्यता घोड़े से परिचित है। तो अभी अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यस कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 और 4 सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। ठीक है, बाइलिंगुअल ये टेस्ट होगा फ्रेंड्स। टेस्ट में पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और ये हम हिंदी को लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश देखना है तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन इंग्लिश में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आप ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा हर्बर्ट रिस्ले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर विद्यमान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो उसमें शेर शामिल नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जबकि हाथी, बाघ और गैंडा शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा
राजधानी है। ये किसने कहा, ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक ही विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है, ये पिगट ने कहे थे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ जो घटना चक्र है ना, क्योंकि घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो घटना चक्र का ही प्रेफर करती हूँ और कोई भी क्लासेस का नहीं, मैं घटना चक्र का पीवाईक्यू पढ़ती हूँ। तो घटना चक्र के मैं सोच रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज मैं कंप्लीट करवा दूँ। क्या बोलते हो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। तो मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य जो शब्द है ना, भाषा समूह को इंगित करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद देवी देवता एवं संबंधित क्या है? तो उषा किसके लिए है? तो उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता के लिए है। अग्नि क्या है? तो अग्नि है जो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, अग्नि। मारुत कौन है? तो मारुत है आंधी तूफान के देवता। और इंद्र कौन है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है कथन कारण है। तो ऋग्वेद में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी, तो बिल्कुल सही है। और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह तथा प्रथा प्रचलन में नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्ववरा जैसी विदुषा स्त्रियों ने वर्णन मिलता है। तो अगर आप मेंस देंगे ना, तो आपको जो नारी सशक्तिकरण पे निबंध आएगा, जो अभी रिसेंटली उसका ट्रेंड रखा है कि 68, 69 और 70वीं में भी ये पूछ लिया था नारी सशक्तिकरण पे। तो आप ये क्वेश्चन आप ना, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आप निबंध में ये चीज़ इनपुट कर सकते हैं कि जो हमारी जो नारी की स्थिति अभी खराब नहीं हुई, इससे पहले ऋग्वेद में हमारी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उस पर नाम रख सकते हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, पाला जो सी विदुषियाँ थी ऋग्वेद में, तो इसे लिखेंगे ना तो कंटेंट आपका बहुत इम्प्रूव होगा और बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप निबंध में इसको यूज कर सकते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स की जो प्री होता है, जो सिविल सेवा होता है ना, सिर्फ प्री का नहीं होता है। आपको बहुत लोग बोलते होंगे लेकिन अगर आप प्री सिर्फ कर रहे हैं, मेंस नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं पहले प्री कर ले फिर मेंस हमारा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी जर्नी है ना कि प्री और मेंस साथ में देखना होता है। तो क्वेश्चन प्री का ही थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ना, तो मेंस में इनपुट कर सकते हैं। वैसे मेंस में भी क्लास या टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी प्री अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ उद्धृत किया गया है? तो आप बहुत बार पीवाईक्यू में देखे होंगे ये चीज़। तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते को उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद 108 है, ठीक है। और ये किसको उपनिषद दार्शनिक विचारों को संग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। दशराज युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? तो दशराज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलते हैं। आप इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं कि दशराज युद्ध जो होता है ना, वीक में 7 दिन होता था, इसीलिए दशराज युद्ध में जो जीत हो गई थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा ना कि 10वें सीरीज ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ की युद्ध हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, आपको जैसे हिसाब लग रहा है वैसे कनेक्ट कीजिएगा। दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जो रावी नदी बोलते हैं ना, उसके निकट हुआ था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विचार करना, सत्कथन पूछना है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, तो बिल्कुल गलत। सरस्वती नदी का नहीं, यहाँ पे सिंधु नदी का बहुत बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में गंगा की सबसे पवित्र नदी माना गया, तो गंगा को पवित्र नदी नहीं माना गया फ्रेंड्स। इनफैक्ट गंगा को मात्र एक बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती नदी को बोला जाता था और सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी को हुआ था, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन गलत हो गए, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। ध्यान रखिएगा।
और सांख्य जो दर्शन है ना उसका प्रतिपादन किसने किया, तो कपिल मुनि। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है, ध्यान रखिएगा। और कपिल मुनि क्या द्वैतवाद में विश्वास रखते थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है, तो सामवेद को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। सामवेद मतलब क्या, तो सामवेद मतलब तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये तो आपको पता ही होगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य की देवी सवित या सावित्री को समर्पित है, तो ध्यान रखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और सूर्य या सावित्री की, सूर्य की सावित्री मतलब सावित्री देवी की ये चीज़ समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। यह प्रसंग किस दार्शनिक के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स, तो ये वैशेषिक में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैशेषिक विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि कणाद, ठीक है, कणाद, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथ को सामूहिक रूप से पतस्थान्तरी कहा जाता है। ये किस में और इंक्लूड है, कौन इंक्लूड है इसके साथ में, तो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। और यह बद्रायण द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में चेदी महाजनपद की जिसकी राजधानी शक्तिमती थी की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र में है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि पहले तो ध्यान रखिए कि महाजनपद में चेदी था, महाजनपद अपना कितना था, तो 16, और चेदी जनपद उसी में इंक्लूड था। और ये पूछ रहा है कि राजधानी शक्तिमती थी, तो ये भी एक क्वेश्चन ही बनता है कि चेदी महाजनपद का राजधानी कहाँ थी, तो शक्तिमती। और अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश उसका क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि महाजनपद और राजधानी, अभी जस्ट हमने बताया कि शक्तिमती किसकी राजधानी है, तो चेदी का। और अभी हम लोग वापस आ गया है, तो कौशल का किसका है, कौशल हो गया श्रीवास्तवी, तो यहाँ पे श्रावस्ती, माफ कीजिए, कौशल का श्रावस्ती है, जो ए का हो गया 5। अब इसमें देख लेते हैं ए का 5 कौन है, तो सिर्फ बी इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हम लोग और देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। एग्जाम में अगर इस तरीके से आएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में 2 घंटा टाइम आपको कैसे जाएगा ये थोड़ा भी आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से आया, आप टिक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं। अंग का कहाँ है, तो अंग का चंपा, जो बिहार में है। मत्स्य का कहाँ है, तो मत्स्य का है विराट नगर, और जो राजस्थान में है। और कंबोज का हो गया, तो कंबोज का होगा हजरा या रामपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रीवज किसका था, तो अवध का था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म का है, तो ये है बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो 16 महाजनपद है ना, उसका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है, मतलब किस किस ग्रंथ में हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है, तो ये काशी से, ध्यान रखिएगा। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था, तो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब पहला कब हुआ था, तो पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस टाइम कौन थे, तो अस्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि बल्लभी में कौन की थे, क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विचार करना, सही कथन को चुनना। इसमें ये पूछ रहा कि कुल कितने कथन सही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप यूपीएससी में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, और अभी रिसेंटली बिहार में भी मिल रहा है ये क्वेश्चन, तो ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इसमें जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म एवं बौद्ध दोनों जो ईश्वर की मान्यता नहीं करते, तो ये सही था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है ना, कि नहीं है, ठीक है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, तो ये सही है। और मल राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 3 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर की जीवनी से संबंधित ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? तो ये है भद्रबाहु, ध्यान रखिएगा। और भद्रबाहु ही जैन धर्म के जीवनी के रचयिता हैं। जो भद्रबाहु का बुक कौन सा है? तो ये कल्पसूत्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म से संबंधित सीतनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो सीतनवासल की गुफा तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका बस ऐसे ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? तो ये 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे, ध्यान रखिएगा। और आर्य सुधमा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना रहा। तो कौन है? तो ये आर्य सुधर्मा, ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी ना शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म की अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो ऋषिपतन सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये स्तूप से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान जो हुआ था पीपल के पेड़ जो बौद्ध वृक्ष है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र बोला जाता है, निर्वाण पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण अगर बोला है तो स्तूप होगा, ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु, स्तूप से निर्वाण, सिर्फ अगर निर्वाण बोलेगा तो पद चिन्ह होगा, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे ना, पाली भाषा में दिए थे, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, बौद्ध मठ और अवस्थिति है। इतना तो डीप नहीं क्वेश्चन पूछता है, बस ध्यान में रख लीजिए, हो सके कभी पता नहीं बीपीएससी का क्या हो जाए। तो बौद्ध मठ बोधिमंडा बिहार में है, ठीक है। और तवांग मठ हुआ अरुणाचल प्रदेश में, नामगल्यान मठ होगा हिमाचल प्रदेश में, और थिकसे मठ हो गया लद्दाख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1 2 3 4 चारों सही है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या था? तो ये था मुद्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनीश्वरवाद से संबंधित बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, तो ये बिल्कुल सही है। और पाली त्रिपिटक ग्रंथ को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध हुआ था। तो कथन पूछ रहा सही, तो ये दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। और दोनों धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। नेक्स्ट है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है? तो पाशुपत को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे शैव मत से कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, तो ध्यान रखेंगे। 1 2 क्वेश्चन रहेंगे तो उतना ध्यान देने वाली बात नहीं, ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। हाँ, अगर लूसेंट है तो या फिर एनसीईआरटी अगर 11 का पढ़ रखे हैं तो बस पेपर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। शैव मत से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुतुंदर पुराणम, ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो महेंद्र किस शताब्दी में महेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी? तो 10वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आचार्य और मत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा पीवाईक्यू में, अगर घटना चक्र का किए होंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आनंद किसका थे, किसका विचार रखते थे? तो आनंद शुद्ध द्वैत का। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, मतलब आनंद जो तीर्थ है ना द्वैत, ओनली द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, अगर पीडीएफ से आप कवर कर रहे होंगे ना, तो इस पे आंसर गलत दिया है, उसमें आंसर बी दिया है, जो कि आनंद शुद्ध द्वैतवाद है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आप अगर उसमें टेस्ट सीरीज में अगर देख रहे होंगे ना, मतलब पीडीएफ में, तो आप उसको सॉल्व कर, मतलब सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के परिवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हो गया छांदोग्य उपनिषद में, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। जो छांदोग्य उपनिषद है ना, जो भगवान कृष्ण जो हम लोग बोलते हैं ना, उनका उल्लेख वहीं पे मिलता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत मत का पालन करता है, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। दूसरा है अंकोर वाट का मंदिर म्यांमार में है। तो सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंकोर वाट का मंदिर म्यांमार में ना होकर के वो कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है, ध्यान रखिएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंकोर वाट की मंदिर को किसने बनवाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सही कथन है, कितने कथन सही है? तो एक तो गलत हो गया। दूसरा है राम भक्त संप्रदाय का संस्थापक रामदास हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये बारीकी मिस्टेक है, मतलब बहुत ही रेयर है, इसको बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन और लोगों को हो जाता है। राम भक्त संप्रदाय का रामदास ना हो करके कौन थे? तो ये राम भक्त संप्रदाय का रामानंद थे। ठीक है, रामानंद थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुज द्वारा लिखा गया है, जिनका संबंध श्री वैष्णव संप्रदाय से था। तो ये सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये बी होगा, जिसमें कौन सही है? तो पहला सही है और फोर्थ नंबर का सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कितने सही हैं, तो यूपीएससी इस तरीके से पूछ रहा है। नेक्स्ट है, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर प्लेटो का शिष्य था। तो बिल्कुल गलत है, सिकंदर प्लेटो का शिष्य ना होकर के वो अरास्तु का शिष्य थे। तो ध्यान रखिएगा। और सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध चेनाब नदी के तट पर लड़ा गया, जिन्हें हाइडी स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि चेनाब नदी ये नहीं था, ये ब्यास नदी के पास लड़ा गया था। ठीक है, ब्यास नदी। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था? सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। ठीक है, 46 का आंसर है डी, ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिए, ये ना ब्यास नदी नहीं था, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, तभी मेरे को डाउट हो रहा था। ये ब्यास नदी नहीं था। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध चेनाब नदी के पास नहीं हुआ था, ये हुआ था झेलम नदी के पास हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के पास, जो पिछले मतलब सिंधु सभ्यता में बेतीस्ता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर को भारत अभियान के बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा था? आपको पहले तो क्वेश्चन को क्या करना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो की पॉइंट है पहले उसको राउंड कर लेंगे या फिर लाइन अप कर लेंगे। मैं राउंड करती हूँ, आप अपना देख लीजिए अपने हिसाब से, आप जो जैसा कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किस नदी में लड़ा गया था और किस नदी को पार नहीं कर पाया था। तो ये किस नदी को पार नहीं कर पाया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। ध्यान रखिएगा।
और सिकंदर महान जो उस टाइम जब आए थे ना, उस टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण कर रहे थे उस टाइम नंद वंश का, यस नंद वंश का मैं इंडिकेट कर रही हूँ, नंद वंश का कौन थे राजा थे, कौन से राजा थे, ठीक है। और सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है। तो धम्म नीति का व्याख्या किस में किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख शिलालेख 10वां में किया गया। ध्यान रखिए 10वां नहीं 11 है, 11, ठीक है। ऐसे जो होते हैं ना 11 10 ये होता है, ठीक है। तो ये 11वां में किया गया है, जबकि पहला में पशु बलि के प्रतिबंध था, दूसरा सामाजिक कल्याण के उपाय था और कलिंग युद्ध का 13वां में था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाखदत्त थे, ध्यान रखिएगा विशाखदत्त थे। और कालिदास ने क्या क्या लिखा था, तो मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालिका मित्रम, अभिज्ञान संकुतलम और कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मेगास्थनीज का इंडिका था। नेक्स्ट है समहर्ता, इसमें मिलान करना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बोली कि इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपको आता है वो आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो गोपा क्या करते थे, तो खातों की जिम्मेदारी गोपा के पास था। तो सी का एक इसमें कहाँ एक दो जगह पे है, ठीक है। ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट ही गलत हो गया। नेक्स्ट है युक्ता कौन होता था, तो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होता था युक्ता। तो इसका हो गया डी का हो गया 2। अब इसमें डी का भी 2 है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट डी का 2 होना ही था क्योंकि हमने मैच कर लिया था। अब हम लोग का फर्स्ट देखना है। तो राष्ट्रपाल कौन होते थे, तो राष्ट्रपाल राजकुमार होते थे जो किसी प्रांत का वायसराय होते थे। तो बी का हो गया 4, तो बी का यहाँ पे 4 है। अभी हम लोग को बाय डिफॉल्ट 1 सही हो गया, ठीक है ना। समहर्ता तो राजस्व संग्रह करता था समहर्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या लिखा है कि अशोक भाबरू वैराट शिलालेख में लिखा हुआ है, तो नहीं ये फ्रेंड्स ये गलत है। और प्रियदर्शी राजा बराबर गुफा में लिखा है, तो ये सही है, ध्यान रखिएगा। देवनाम प्रिय जो था, जो मास्की माइनर एडिक्ट जो अशोक का नाम उल्लेखित था, मास्की में अशोक का नाम उल्लेखित था, ध्यान रखिएगा, ना कि भाबरू में, ठीक है। मास्की में अशोक का लिखा हुआ था। जहानाबाद के बराबर गुफा में प्रियदर्शी राजा का उल्लेख किया गया है। देवनाम प्रिय अशोक राजा गुज्जर लघु शिलालेख में लिखा है। अशोक मौर्य जूनागढ़ शिलालेख में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 51 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये बंगाल में, आपको PYQ में बहुत बार मिल गया होगा अगर देखे होंगे तो बंगाल में ताम्रलिप्ति था, ध्यान रखिएगा। और एक और था जिसमें मौर्य काल में दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो ताम्रलिप्ति, भरूच जो भरूच में है जो गुजरात में है, और सुपरा जो पश्चिम तट पे है। तो ध्यान रखिएगा सुपारा, नाला सुपारा आई थिंक यही होगा जो मुंबई में है। नेक्स्ट अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु का कार्यकाल क्या था, तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व में था। अपने बिंबिसार जो पिता उनका बिंबिसार थे उनकी हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो अजातशत्रु या हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर एक वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश किए थे, ध्यान रखिएगा। जो शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में स्थापित एक ब्राह्मण राजवंश था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बृहदत्त थे, और जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किए थे। और उनका कब किए थे, तो 1885 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है
माध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखिएगा। जिसमें माध्यमा मतलब क्या था कि इसमें न कठोर तप कीजिए और न विलासता कीजिए, आप मिडिल में रह के अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो माध्यमा प्रतिपदा था बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट है बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। तो प्रथम बौद्ध संगति मोगली-पोतिस्त बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति में मोगली-पोतिस्त नहीं थे, ये महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति महाकश्यप, तो ये भी गलत है। तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, मोगली-पोतिस्त किए थे और उससे अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ये दोनों को क्या किया था ना, इंटरचेंज कर दिया था। इसलिए आंसर हो जाए इसका सी, दोनों कथन गलत है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बौद्ध संगति हुई थी ना, वो आपको एकदम बाई हार्ट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एक तो क्वेश्चन रहता ही है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, और अध्यक्ष इसको महाकश्यप और जो राजा थे अजातशत्रु थे। द्वितीय 383 मतलब 100 साल बाद हुआ था, वैशाली में हुआ था। उसके अध्यक्ष शावाकामी थे और कालाशोका ने करवाए थे, ठीक है। तृतीय हुआ था 250 पाटलिपुत्रा में हुआ था, और मोगली-पोतिस्त और अशोक ने करवाए थे। और चतुर्थ हुआ था 78 ईस्वी में, जो कुंडलवर्ग कश्मीर में हुआ था, और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और राजा थे कनिष्क। तो ये चारों को याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि कौन से जो बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर हुई है, तो चौथी बौद्ध संगति। तो ये सब आपको बाय हार्ट दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनाहो मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। इसमें मिलिंद पनाहो मिलिंद जो इंडो यूनानिक शासक थे, और बौद्ध संघ नागसेन के बीच संवाद था जो पाली वंश में लिखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षु के बीच संघर्ष का उल्लेख किया गया है? आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान में, ठीक है। और ये बौद्ध संगति था जिसमें जो संघर्ष की बात है ना, तो पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे और बौद्ध पे बहुत अत्याचार किए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा, PYQ में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये भी PYQ में आपको मिल जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और रुद्रदामन जो हुआ था ना, कब हुआ था? तो 130 से 150 ईस्वी में हुआ था, और भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। तो रुद्रदामन कौन थे? तो शक शासक थे। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे? तो पार्थियन का था, ध्यान रखिएगा, पार्थियन। नेक्स्ट है कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, तो ये भी सही है। कुषाणों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था, ये भी सही है। कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी, बिल्कुल गलत। कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्रा में नहीं थी, ध्यान रखिएगा। कुषाणों की जो राजधानी थी ना, पेशावर और मथुरा में थी, ना कि पाटलिपुत्रा में थी। और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कटफिसस, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा है। और कनिष्क के शाही दरबार में विद्यमान कौन कौन रहते थे? तो वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कला विद्यालय और शासक राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित युग पर विचार करना है। अमरावती कला विश्वविद्यालय शक कुषाण वंश से संबंधित है, बिल्कुल गलत। और मथुरा कला सातवाहन वंश से था, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। शक कुषाण का मथुरा में था और सातवाहन वंश का अमरावती में था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा चीन यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये भी आपको PYQ में बहुत बार मिल जाएगा।
त्वेत्सांग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 8 साल तक रहे थे, ध्यान रखिएगा, ये भारत में बिताए थे। और इनका कार्यकाल मतलब कब आए थे तो 635 से 643 तक भारत रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित, लेखक कौन है तो हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी PYQ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन 3 संस्कृत नाट्य लिखे थे, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किसका था तो ये बाणभट्ट का था। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। और कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम, मालवागान मित्रे और कुमार संभव मेघदूत आदि की रचना किए थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासनिक कला और प्रमुख। तो चक्र क्या था तो चक्र एक प्रांत था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चक्र एक प्रांत था जिसमें राष्ट्रपाल या राजकुमार रहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मिलान कौन कितने युग में सही सुमेलित है, तो इसमें 2 क्वेश्चन सही सुमेलित है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मौर्य काल की प्रशासनिक इकाई सिर होता था। और चक्र राजपाल या राजकुमार थी। और ग्राम को ग्रामिका बोला जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी संग्रह को क्या कहते थे तो संग्रह को गोपा कहते थे, गोपा। और ये आहार को प्रदेशिका कहते थे। तो ये चीज़ ना एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो सही था हमारा, तो 2 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मगध क्षेत्र लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था। कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे के औजार का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता था, बिल्कुल सही। और लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो ये दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें एक कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 कथन 1 को व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है तो समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, तो बिल्कुल गलत है। समुद्रगुप्त के नहीं फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है उसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरनवलेख में मिलता है, तो बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ में बहुत बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम उदाहरण 510 में भानुगुप्त एरनवलेख में मिलता है। और गुप्त काल में कृषि योग भूमि के क्षेत्र भूमि कहा जाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अनेकावाद किस, पता नहीं कितना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पता नहीं घर बन रहा है या फिर क्या हो रहा है मालूम नहीं। आज मैं घर पे ही हूँ, लाइब्रेरी बंद है 2 दिन से। अनेकावाद बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न जैन धर्म से। तो अनेकावाद जो है ना फ्रेंड्स, ये बौद्ध से नहीं, ये वेट, इसलिए मैं ज़्यादातर ना रात में वीडियो बनाती हूँ, रात में 12 बजे के बाद, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, अभी ज़्यादा होता है। हाँ, अभी हम लोग कहाँ थे तो अनेकावाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल गलत। अनेकावाद किससे है तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। और त्रिरत्न जैन धर्म से, तो बिल्कुल सही। त्रिरत्न जैन से भी है और बौद्ध से भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें युग में पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा सब फ्रेंड्स कि क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मतलब गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, तो भारतीय स्थल यहाँ पे नाम रख दिया तो राखीगढ़ी, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जहाँ स्थल और महान स्नानागार, पशुपति देव आदि पाए गए हैं। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। भारतीय स्थल देगा ना तो राखीगढ़ी होगा, और भारतीय स्थल नहीं ऐसे पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। और लोथल चावल की भूसी, जहाज का टेराकोटा मॉडल और बंदरगाह मिला है लोथल से। और धोलावीरा से 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र स्थल मिला है, जो धोलावीरा को ना 2021 में यूनेस्को के वर्ल्ड धरोहर में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते हैं, तो सीसा और तांबे का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये बहुत जल्दी किए हैं। और सातवाहन की स्थापना किसने किए थे, सातवाहन वंश का, तो सिमुक किए थे, ध्यान रखिएगा।
और इसकी भाषा क्या थी, तो प्राकृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों को कालानुक्रमण व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इसमें सबसे पहले समुद्रगुप्त आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त 335 से 380 आए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद क्या कौन आए थे, तो उसके बाद आ गए थे रामगुप्त आए थे, जो बहुत कम समय के लिए आए थे, ठीक है। रामगुप्त को ही मार करके चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आए थे, तो ये हो जाएंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब पहले समुद्रगुप्त आए थे, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त थे, ध्यान रखिएगा। और कुमारगुप्त ने क्या कराया था फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत अच्छा काम किए हैं वो, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें सिक्के, निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते थे, जैसे कि गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, शंख निहिता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार और अप्रतिघत मुद्रा प्रकार कौन जारी करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। वही ये सब जारी करते थे, क्योंकि कुमारगुप्त जो थे ना, वो हिंदू देवता कार्तिकेय के उपासक थे। नेक्स्ट है पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का था, तो ये बुधगुप्त का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसको मतलब उसको बस याद ही कर लेना है, ऐसा नहीं, इसमें कोई ट्रिक विकेट नहीं है, बस याद करो, बुधगुप्त, पहाड़पुर शिलालेख बुधगुप्त का था। गुप्त शासक के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उसका मुख्य कार्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी थे, और जो इसे विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ क्या है, तो भुक्ति का अर्थ है उपरिका, जिसे भुक्ति में प्रशासनिक इकाई कहा जाता था भुक्ति को, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है, तो ये गुप्त काल में मिलता है। अभी हम लोग देख लिए थे कि हिरण अभिलेख में 510 ईस्वी में मिला था, और ये भानुगुप्त थे, ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसमें। नेक्स्ट है क्षेत्र, और ये करके है, तो क्षेत्र किसके योग जमीन होता है, भूमि होता है, तो ये कृषि योग भूमि होता है। खिल किसे कहते हैं, तो खिल बंजर भूमि को कहते हैं। वास्तु, तो वास्तु रहने योग्य भूमि, और अपरहर्ता वन भूमि को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी। नेक्स्ट है सूची, स्तूप और स्थान है, तो मीरपुर खास ये कहाँ पे है, तो मीरपुर खास आपको सिंध में है, ठीक है। रत्नागिरी उड़ीसा में है। धमेख कहाँ है, तो सारनाथ में, और कानन्या कहाँ है, तो ये सांची में है। मैंने मैच मतलब सही बोला है, ये मैच थोड़ा सा, हाँ, मीरपुर का सिंध में, ठीक है ना, और कानन्या है सांची में, ध्यान रखिएगा, कानन्या सांची में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने रचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं, तो गुप्त काल के हैं दशावतार जो देवगढ़ में था, 12 मंदिर एरन ये भी था, और कंगाली मंदिर तिगावा ये भी था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 कि, और विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य काल का था, ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य काल का था, इसका आंसर सी होगा, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक दशरथ के शासनकाल में बनाई गई थी, तो ये नागार्जुन पहाड़ी पे बनाई गई थी गया में, ध्यान रखिएगा, जो अभी जहानाबाद में जा चुका है। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य शिवांगा सीतामणि जीवक चिंतामणि किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुयुक्त देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का अलग अलग नाम रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है नेदुजेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था, तो नेदुजेलियन जो थे ना वो पांड्य शासक थे, ठीक है, पांड्य के प्रसिद्ध शासक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पल्लव शासन पुलकेशी द्वितीय को हराने के बाद बातापी कोंडा बतापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसने नरसिंह वर्मा मामला ने किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर डी, ठीक है। तो पुलकेशी द्वितीय को किसने हराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय मामला जो उपाधि धारण किए थे बतापी कोंडा को, ठीक है, बतापी कोंडा जो बतापी का
विजय था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पुलकेशित द्वितीय किसको हराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार पूछा है, PYQ में बहुत बार पूछा है, तो आप इंपॉर्टेंट हो ही गया ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, PYQ में दिया हुआ है पुलकेशी द्वितीय किससे हराया था। नेक्स्ट है जयदेव वंश के दरबारी कवि थे। जयदेव किस वंश के दरबारी कवि थे, तो सेन वंश के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंबाना कुटना और तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते थे। कंबाना, कुटना और कौन, तो पुगलेंडी, ध्यान रखिएगा, पुगलेंडी। तो कंबाना, कुटना और पुगलेंडी जो है तो तमिल कविता के त्रिरत्न माने जाते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्र राज था, जिसने मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किए थे। तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे, वही किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित साम्राज्यों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है, जिन्होंने दक्कन के आसपास के क्षेत्र पर शासन किए थे। तो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा सातवाहन, जो बहुत पहले आ चुका है। उसके बाद बागटाक, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पहले होगा, उसके बाद बागटाक होगा, उसके बाद चालुक्य होगा और लास्ट में राष्ट्रकूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सातवाहन का कार्यकाल कब है, तो 600 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी। बागटाकों का है 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में। चालुक्य है 543 ईस्वी से 775 ईस्वी और राष्ट्रकूट है 792 से 973। ठीक है, एक और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो राष्ट्रकूट है वो त्रिपक्षीय युद्ध में किसके किसके साथ लड़ता था और किसके लिए लड़ता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व की स्थिति त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किसके लिए लड़ा जाता था, तो कनौज शहर पर कब्जा करने की इच्छा से। यही मैंने पूछा था जस्ट अभी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आगे भी मिल जाता है, तो ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजधानी और राज्य है, अब मिलान करना है कि राजधानी राज्य में कौन कौन मिल रहा है। तो चोल का क्या है, तो चोल है हाँ, चालुक्य का जो हमें आता है सबसे पहले उसको मैच करेंगे। ठीक है, चालुक्य का क्या है, तो चालुक्य का है बातापी, पल्लव का है कांची, चेरा का है बनाजी और चोल का हो गया तंजौर। तो इसका आंसर क्या होगा, ABCD, आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल। नेक्स्ट, अगर इसमें क्या होता है ना कि बुक का ऐसा चीज़ें है ना, बुक या डेट ऐसा चीज़ें है ना कि अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई इसमें तुक्का नहीं लगता। नेक्स्ट है, माफ कीजिए, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। परुष्णी किस नदी को बोला जाता था, आपको ये बहुत बार मिला होगा तो ध्यान रखिएगा, परुष्णी रावी नदी को बोला जाता था। बितिस्ता किसे बोलते हैं, तो बितिस्ता बोलते हैं व्यास नदी को। अश्किनी किसको बोलते हैं, तो अश्किनी बोलते हैं चेनाब नदी को। और बिपाशा झेलम नदी को माफ कीजिए बिपाशा, एक मिनट, परुष्णी तो हो गया रावी नदी का, तो ए का 4 होगा। ठीक है, और डी का 1 ही होगा, मतलब कि पिपासा व्यास नदी का बोलते थे। ठीक है, बितिस्ता किससे बोलते थे, बितिस्ता झेलम नदी को बोलते हैं। ठीक है, और अस्केनी चेनाब नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, और भी नाम सुन लीजिए, शत्रुदी सतलज नदी को, अस्किनी चेनाब नदी को, बितिस्ता झेलम, बिपाशा व्यास, गोमती गोमल, कुंभा काबुल, सादानीरा गंडक जो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। सिंधु को इंडस बोले जाते थे, कुम्भ को कुर्रम बोला जाता था, तो ध्यान रखिएगा। गलत मिलान को चुनना है, दर्शन है और प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन कपिल, ये तो बिल्कुल सही है। न्याय गौतम, ये भी सही है। पूर्व मीमांसा कनाद, बिल्कुल गलत। और योग पतंजलि सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्व मीमांसा किसका है फ्रेंड्स, तो पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा बद्रायन का है, ध्यान रखिएगा। और जो कनाद थे ना उसको वैशेषिक दर्शन माना जाता है, कनाद या उल्लूक बोलते हैं उनको, विशेषिक दर्शन से संबंधित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, VBI आपको याद करके रखना है सब।
नेक्स्ट है वाजपेयी का संबंध किससे है? तो वाजपेयी का संबंध राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ होता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर असत कथन का चयन करना है। हम असत कथन देख लेते हैं क्या है। तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, तो बिल्कुल सही है। सबसे बृहत्तम पिटक अभिधाम पिटक है, तो बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा जो पिटक है ना वो सूत पिटक है, ठीक है। और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था, तो ये सही है। और अभिधाम पिटक का संकलन मोगलीपोतिस ने किए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गलत था। नेक्स्ट है दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। उपगुप्त ने दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। जबकि सिंगली अनुश्रुतियों के अगर उसका देखा जाए ना तो बौद्ध धर्म को निग्रोथ ने बौद्ध दीक्षा दी है, तो ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग है थोड़ी सी। नेक्स्ट है गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था? तो 1/6 लगाया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा सी। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन है? अभी इसी वीडियो में मैंने 3-4 बार उसको यूज कर रखी होगी, कालिदास द्वारा कौन कौन बुक है, तो आप ध्यान रखिएगा। कालिदास द्वारा था अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है। मच्छी कटिकम, ये मच्छी कटिकम किसका है? तो शूद्रक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, और एक और था ना 10 गीतिका किसका है? तो 10 गीतिका था आर्यभट्ट का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे, ध्यान रखिएगा। और जो उनको अगर पूछा जाए कि बतापी चालुक्य का जो संस्थापक थे जय सिंह थे, और वास्तविक संस्थापक पुलकेशी द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देवपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो ये गलत है फ्रेंड, देवपाल ने ही ये धर्मपाल ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का। क्या पूछ रहा था? सही कथन पूछ रहा था ना, तो इसमें केवल 2 होगा, 2 बस सही है, पहला गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार के किन स्थानों पे नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिनुआर, मनेर, चिरांद और चेचर, ये चारों जगह से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और सनुआर कहाँ? तो रोहतास में, मनेर पटना में, चिरांद और चेचर कहाँ है? तो वैशाली में, मतलब चिरांद हो गया सारण में और चेचर हो गया वैशाली में, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा पे नहीं था, और ऋग्वेद में बिहार को कीकट सबसे संबोधित किया जाता था, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला गलत है, दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और कीकट कहा जाता था ऋग्वेद में इसको, बिहार को, ठीक है। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन कि मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 12 पुराण में कीकट को अपवित्र देश माना जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है और अथर्ववेद में बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो वात्य कहा जाता था, व्रात्य। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का विस्तार बिहार में है? तो 3 का है, ध्यान रखिएगा। जो कौन कौन है? तो मगध, अंग और मगध भी था, अंग था और बज्जी, 3 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासनिक में कंठक शोधन क्या था? तो मौर्यकालीन प्रशासन में कंठक शोधन क्या था? तो फौजदारी न्यायालय था, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है ये सभी ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स कि मौर्यकाल में प्रशासन का ये चीज़ मतलब हमेशा पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थायी बोला जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्णों में विभाजित था, बिल्कुल सही। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकाल में दास व्यवस्था प्रचलित थी,
तो नहीं फ्रेंड्स, मेगास्थनीज दास प्रथा को प्रचलित नहीं बताया था, तो ये गलत हो गया। जबकि दास व्यवस्था का प्रचलन किसने बताया था? तो जो चाणक्य थे ना, जो अपना अर्थशास्त्र लिखे थे, उसमें बताया थे कि मौर्य काल में दास प्रथा था। जबकि मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका दूसरा कथन असत्य है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का विकास किस सदी में हुआ है? तो 8वीं सदी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो पाल काल थे ना, पाल के टाइम में ही हुआ था बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का प्रचलन। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न राजवंश एवं सूची उनका राजधानी। अभी ध्यान रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बिंबिसार का राजधानी कहाँ था? तो ये राजगीर में, ये सही है। शिशुनाग का पाटलिपुत्र में नहीं फ्रेंड्स, ये शिशुनाग का पाटलिपुत्र में नहीं था, ये वैशाली में था। ठीक है, जो कालाशोका थे ना, वो वापस पाटलिपुत्र लाए थे, लेकिन शिशुनाग वंश जो भी आए थे ना, तो सीधा राजगीर से सीधा वहां चले गए थे वैशाली में। कुषाण, पुरुषपुर और गुप्त वंश पाटलिपुत्र, ये तीनों सही है। कौन सा गलत था? तो ये शिशुनाग वंश का मतलब बी गलत था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रजा परिमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन है? तो प्रजा परिमिता का जो मुख्य लेखक है नागार्जुन है, तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किए थे, बिल्कुल सही। 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में बहुत पूछता है। 11वें वर्ष में बोध गए थे, नहीं फ्रेंड्स, ये 10वें वर्ष में गए थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और 13वें वर्ष में धाम शिलालेख का अंकन, तो सही है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गलत है। नेक्स्ट है पशुधन स्वास्थ्य। अभी हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? तो अभी ये करंट अफेयर है, हमारा जो एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट है ना, उसका मार्च महीने का लिया हुआ इसमें करंट, और मार्च महीने का भी मेरा ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, जिसमें एक या 2 वीडियो अपलोड कर दी हूँ और 2 वीडियो बाकी है, वो मैं कर दूंगी आज ही। तो उसमें भी आप अगर वीडियो देख लेंगे तो इसमें सारा क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशुओं चिकित्सा दवाओं और वितरण करना है। तो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड कि जहाँ पे केवल या ऑल मतलब सभी आ जाए तो वो गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो पहला गलत है। इन केंद्रों में मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया, तो ये सही है। और इस परियोजना के तहत 75 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पे कोई सीमा नहीं थी, तो ये सही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो ये भी सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देने और केवल एक सीटें को छोड़कर, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसलिए गलत है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यह प्रावधान संवैधानिक नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, जो असत्य ही क्वेश्चन पूछ रहा था। और आगे क्या है कि आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करनी होती है, अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है, तो ये सही था। इसका आंसर था सी, जो गलत था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना महिला
यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो ये भी सही है। और दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद 1 किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें चारों कथन सही है। नेक्स्ट है, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, केसलर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरैक्स का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जा रहा है? तो क्षय रोग, टीबी रोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वैलेंस रेखा क्या है? जैसे कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो यह एक जैविक भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैलेंस रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो इंदौर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ANTF की अध्यक्षता कौन करेगा? तो न्यायमूर्ति S. रविंदर भट्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पे किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी में, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्रिस्टी केवेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किए हैं। किस देश की तैराकी है? तो ये जिम्बाब्वे की है, ध्यान रखिएगा। ये सब करंट अफेयर में मैं एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट में करवा दी हूँ, इसीलिए मैं इसको डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जाकर के आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक शामिल नहीं है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल नहीं है, क्योंकि कोणार्क के सूर्य मंदिर ना बहुत पहले ही यूनेस्को धरोहर में शामिल हो चुका है। जबकि अभी कौन कौन है? तो कांकेर घाटी के उद्यान, मधुमलई मेगा श्री मेनिहर और 64 योगिनी मंदिर ये शामिल है। अशोक शिलालेख स्थल है और उत्तर भारत की गुप्त मंदिर और बुंदेलों के महल भी शामिल करने का सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ध्यान है। नेक्स्ट है, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा? तो सिएटल में किया जाएगा, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए निक्यूम यूलो उत्सव का संबंध किस मुख्य रूप से जनजाति से है? तो नीसी जनजाति से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश में किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शिता तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया गया है? तो ई ग्राम कचहरी प्रणाली बिहार में लागू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वर्तमान मूल्य पर अनुमानिक वृद्धि दर्ज की गई क्या है? तो वर्तमान मूल्य पे पूछेगा ना तो 14.5 है, ठीक है, 14.5 है। और अगर स्थिर मूल्य पे बोलेगा ना तो 9.2 है। स्थिर मूल्य पे बोलेगा तो 9.2 और वर्तमान मूल्य पे 14.5 है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर है 25% से अधिक। ध्यान रखिएगा। वैसे तो जहाँ तक मुझे उतना कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज़ें, मुझे आई थिंक 19% समथिंग था, बट मुझे एक बार देखना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कंफर्म करके, ठीक है। नेक्स्ट है कोची मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों को लाभ होगा। तो अररिया होगा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। बेसिकली पूर्वी जो पूर्णिया प्रमंडल है ना, उसको फायदा होगा कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से। सुपौल को नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 4 और 5, मतलब अररिया, सुपौल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेगी। तो सासाराम, जमुई और गयाजी में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 कितने में, बी। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो पश्चिम चंपारण और बक्सर। ध्यान रखिएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन अगर याद नहीं रहता है ना, तो आपको क्या करना है, मैप बना लेना है, ठीक है। ये ना आपको एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मैप बना लेना है, और यहाँ पे पश्चिम चंपारण है और यहाँ पे बक्सर है, ठीक है ना। तो इसको SEZ में शामिल किया गया। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं है, मतलब बिहार रिलेटेड आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्टली इस पर मैप बना लीजिए। यहाँ पे भी मैप से आप याद कर सकते थे, ठीक है। मैप से याद कीजिएगा। वैसे मैं बिहार एटलस डाल दूंगी, मैंने अभी डाला हुआ भी है, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। 17वीं BPSC के लिए मैं बिहार एटलस में डाली थी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैप के थ्रू में बताया गया है। इसमें भी आप कर सकते हैं कि जो चिड़ियाघर खुलेगा ना, वो कहाँ कहाँ खुलेगा। तो हम सासाराम जो रोहतास में है, जमुई और गयाजी, यहाँ ये आप एरिया याद कीजिएगा तो हो जाएगा आपको याद। और पहले से कहाँ कहाँ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे कि पटना था, राजगीर था और अररिया था, ठीक है। तो ये सब आप मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है, ताकि उसे भारत में पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तित किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा INS गुलदार। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो 118 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग टीबी 2025 की थीम क्या है। तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और उदार। इसका ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व क्षय रोग मतलब टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है। तो विक्रम ने कल्पना से शादी कर ली है, इस तरीके से याद कर लीजिए, मैंने इसी तरीके से याद किया इसको। तो इसका आंसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला, तो बिल्कुल सही है। और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में विकास बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशपत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI द्वारा जारी भारत धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल गलत, गुजरात को नहीं, ये महाराष्ट्र को हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है जबकि दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले ही ध्यान रखिए आपकी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, अब इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इन्हें पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया, तो ये बिल्कुल सही। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, तो ये भी सही है। और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन इसमें सही है। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने हेतु बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते की शुरुआत की है? तो शिष्टाचार दस्ता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब सी हो जाएगा, शिष्टाचार दस्ता। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये ना अब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसमें बना लीजिएगा, आप वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, अदरवाइज मैं PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप 10 क्वेश्चन ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।